Hello everyone, welcome to 12th Commerce OC lecture. Today we are going to start with chapter number 2, that is functions of management. So in your textbook, page number 17, let's check the introduction first. Functions of management. As we have already completed with principles of management, we are moving ahead towards functions. Principles are very important in managing the organizations. जो प्रिंसिपल्स हमने देखे, जैसे हेनरी फॉयल्स के 14 प्रिंसिपल हो, चाहे एफडब्ल्यू टेलर के 6 प्रिंसिपल्स हो, so these are very important in managing the organization. While achieving any objective we need to go through various functions. तो अगर किसी ऑब्जेक्टिव को आपको अचीव करना है तो कुछ फंक्शंस को आपको फॉलो करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल, in joint Hindu family business, the karta is doing proper planning for every work and for every member. कर्ता को क्या करना पड़ता है? हर एक एक्टिविटी को प्लान करना पड़ता है, और कौन सा मेंबर कौन सी एक्टिविटी करेगा इसका भी प्लानिंग करना पड़ता है. The karta organizes various things which are required to fulfill the objective. तो पहला चीज यहां पर क्या कर रहा है कर्ता? प्लानिंग. सेकंड, organizing. Next, he also takes help of other member for support. तो इसको हम बोल सकते हैं कोऑपरेशन. क्या बोल सकते हैं? कोऑपरेशन. For smooth functioning of family as well as family business, the कर्ता directs, guides, coordinate. तो यहां पर हमें और 3 फंक्शन मिल गए, डायरेक्टिंग, गाइडिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग. ठीक है. एंड कीप्स स्ट्रिक्ट कंट्रोल. तो ये वर्ड को आप ध्यान रखिए, स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन एवरी टास्क. Whatever the karta is doing with the help of others is called as management. तो ये जितनी भी एक्टिविटी दूसरों की मदद से, दूसरों के हेल्प से की जा रही है, इसी को मैनेजमेंट कहते हैं. क्या कहते हैं? मैनेजमेंट. तो कौन कौन सी एक्टिविटी हमने इसमें देखी? हमने इसमें देखा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑपरेटिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग. कुछ फंक्शंस हमने इसमें देखे. क्या देखे? कुछ फंक्शंस. और ये फंक्शंस किससे पॉसिबल हो पाए? लोगों की वजह से, जो साथ मिलकर के काम कर रहे हैं. सिमिलरली, द सक्सेस ऑफ एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज एन आउटकम ऑफ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट. तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल कब होता है? जब वहां पर इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनेजमेंट हो. कैसा? इफेक्टिव हो और एफिशिएंट हो. The tasks which are taken to achieve organizational goal is called management. The tasks which are taken to achieve organizational goal is called management. तो ऐसी एक्टिविटीज जो आप वर्कआउट कर रहे हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें, उसे हम कहते हैं यहां पर मैनेजमेंट. द मैनेजमेंट इज सेट ऑफ प्रिंसिपल. ध्यान दीजिए, मैनेजमेंट इज सेट ऑफ प्रिंसिपल्स which relate to the various functions. ये जो various functions देखे हमने, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑपरेटिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं. which relate to the various functions such as planning, organizing, staffing, directing, coordinating, controlling, etc., which are helpful in achieving organizational goal. तो organizational goal को achieve करने में क्या करती हैं? मदद करती हैं. Let us take a simple example. अगर आपको कोई इवेंट प्लान करना है, ठीक है, आप अपने कॉलेज में हैं या आप अपने क्लास में हैं, वहां पर आपको कोई इवेंट छोटा सा कुछ गेम ऑर्गेनाइज करना है या कोई पार्टी थ्रो करनी है, तो इस सब का मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए. तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि जो एक्टिविटी आप वहां पर परफॉर्म कर रहे हैं वो इन्हीं में से है.
आपका जो भी ग्रुप होगा उनके साथ आप प्लानिंग करोगे, क्या क्या प्रोडक्ट क्या क्या रिसोर्सेस आपको चाहिए उसका ऑर्गेनाइजिंग करोगे, स्टाफिंग प्रॉपर हो ताकि कहीं कहीं गड़बड़ ना हो, सारे रिसोर्सेस टाइम पे सब तक पहुंच पाए। आप डायरेक्टिंग करोगे, मतलब एक लीडर होगा जो डायरेक्ट करेगा कि कब कौन सा काम करना है। लोगों के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा, और टाइम पर काम खत्म हो उसके लिए कंट्रोलिंग होगा, कम कॉस्ट में काम खत्म हो उसके लिए कंट्रोलिंग होगा। तो आप देखते हैं कि कोई भी एक्टिविटी अगर हमें एफिशिएंट बनानी है, इफेक्टिव बनानी है, तो उसके अंदर क्या काम आता है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो यहां पर मिस्टर एलन, एलन, इन्होंने डिफाइन किया है, मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर्स डज। देखो कितना सिंपल चीज पता है, जो मैनेजर एक्टिविटी करते हैं उसी को मैनेजमेंट कहा जाता है। और मैनेजर क्या एक्टिविटी करते हैं, यही एक्टिविटी करते हैं, जिसे कई बार हम पोस्ट कॉर्प शॉर्ट में नाम दे देते हैं, पोस्ट कॉर्प, है ना। जैसे आप लोग देखिए, जो रेनबो होता था तो उसके कलर्स को बाय हार्ट करने के लिए आप क्या लिखते थे, विबग्योर, हाँ या ना। आज भी आप लोगों को याद होगा कि विबग्योर, इसमें वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ऐसा करके आप क्या करते थे, जो रेनबो होता था उसके कलर्स को बाय हार्ट करते थे। उसी तरीके से ये पोस्ट कॉर्प एक एक्रोनिम है ना। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कोऑपरेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, ठीक है ना। तो इससे हमें फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बाय हार्ट हो जाता है। तो आप भी ये पर्टिकुलर वर्ड कहीं पर लिख लीजिए और इसको आप बाय हार्ट कीजिए। तो मैनेजर करता क्या है, मैनेजर यही सब काम करता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कोऑपरेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। तो इसलिए बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझाया गया, मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर्स डज। मैनेजमेंट वही है जो मैनेजर्स करते हैं, ठीक है। This definition focuses on the role of manager in the form of different functions. The functions of manager start with planning and ends with controlling. Start कहां से होता है, प्लानिंग से, एंड कहां पे होता है, कंट्रोलिंग पे हो रहा है। बट एवरी फंक्शन इज इंटररिलेटेड विद अदर फंक्शन। हर एक फंक्शन हम देखेंगे प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड है, ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग से रिलेटेड है, स्टाफिंग प्लानिंग से रिलेटेड है, मतलब एवरी अदर फंक्शंस आर रिलेटेड टू ईच अदर। दे आर इनसेपरेबल इन नेचर। आप उनको अलग नहीं कर सकते। आपने अगर प्लानिंग को अलग कर दिया तो स्टाफिंग नहीं हो पाएगी, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा, डायरेक्शन नहीं हो पाएगा, सही बात है। तो ये इनसेपरेबल है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। मैनेजमेंट फंक्शंस कंसर्न विथ ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ऑल लेवल मतलब अगेन यहां पर 3 लेवल्स आ जाते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में। पिरामिड स्ट्रक्चर आप लोगों को याद होगा। पिरामिड स्ट्रक्चर 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने किया हुआ है, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या होता है बोलिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट, देन मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लास्ट लोअर लेवल मैनेजमेंट। यस, तो कोई भी लेवल होने दो, वेदर इट इज टॉप लेवल, वेदर इट इज मिडिल लेवल, वेदर इट इज लोअर लेवल, सब जगह पर ये काम आता है। डिफरेंट मैनेजमेंट थिंकर्स हैव क्लासिफाइड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंटली। अब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड करता है क्लासिफिकेशन के ऊपर, जो डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स हैं उन्होंने इजाद किए हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हेनरी फायल का देखो, वो क्या कहते हैं। हेनरी फायल कहते हैं टू मैनेज इज टू फोरकास्ट। आप मैनेज कर रहे हो, उसका मतलब आप क्या कर रहे हो, आप फोरकास्ट कर रहे हो। फोरकास्ट करने का मतलब, हाँ, आप भविष्य को देख रहे हो या आप एक अंदाजा लगा रहे हो। कैसा अंदाजा, कि ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। ये गैस वर्क जैसा नहीं होता है, मतलब फोरकास्ट करना मतलब आप
दूरदृष्टि रखते हो, आपको पता है कि आने वाले 4 साल, 5 साल, 10 साल में क्या होने वाला है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फोरकास्टिंग, भविष्य देखना। टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, और उसके अकॉर्डिंगली क्या करना, प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना। कमांड, कमांड मतलब यहाँ पर एक डायरेक्टिंग आ जाता है, ठीक है, कमांड करना एंड कंट्रोल करना। तो हेनरी फायोल का कहना है टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान एंड टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड एंड टू कंट्रोल। तो इन्होंने कितने फंक्शंस बताए, 1 2 3 4 एंड 5, 5 फंक्शंस इन्होंने बताए यहां पर, राइट। तो ऐसे जो डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स हैं, उन्होंने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई किया हुआ। मूविंग अहेड, लूथर गुलिक हैज गिवन अ कीवर्ड पोस्ट कॉर्प। देखिए जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, पोस्ट कॉर्प। For the management function, where P stands for planning, O stands for organizing, S stands for staffing, D stands for directing, Co for coordination, R for reporting, and B for budgeting. Reporting and budgeting functions are summarized in the functions called as controlling, है ना। तो हम लोग अगर कहें कंट्रोलिंग की बात, तो कंट्रोलिंग के अंदर ही रिपोर्टिंग और बजटिंग ये दोनों आ जाता है। बात समझ में आई? So let us start with planning part. First function of management, planning. आपने प्रभाव सुना होगा, if you fail to plan, you are planning to fail. ठीक है ना, ये प्रभाव सुना आपने, इफ यू फेल टू प्लान, अगर आप प्लानिंग करने में असमर्थ हो गए, विफल हो गए, फेल हो गए, दैट मीन्स आप प्लान कर रहे हो, किस चीज के लिए प्लान कर रहे हो, फेल होने के लिए प्लान कर रहे हो। सोचो कितना इंपॉर्टेंट ये लाइन है, और ये बताता है कि प्लानिंग कितना इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक्टिविटी विदाउट प्लानिंग के हमें करनी नहीं चाहिए, ठीक है। सो प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन। विच फंक्शन? बेसिक। बेसिक हम किसको बोलते हैं, जो फंडामेंटल हो, मतलब जिसके ऊपर पूरा क्या हो जाए, पूरा का पूरा निर्माण कार्य होने वाला है, उसका फाउंडेशन है, नींव है। तो मैनेजमेंट किसके ऊपर टिका हुआ है, प्लानिंग के ऊपर। अगर आप प्लानिंग ही नहीं करोगे तो आप प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर पाओ। एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन प्लानिंग, क्योंकि प्लानिंग से ही सब कुछ स्टार्ट होता है। आप मुझे बताइए, आप ऑर्गेनाइजिंग किस चीज का करोगे, पहले आप प्लान करोगे तो ऑर्गेनाइज करोगे। स्टाफिंग अगर आपको करना है तो पहले प्लान करना पड़ेगा कि कितने लोग रिक्वायर्ड है कि नहीं। सो एवरीथिंग और एवरी फंक्शन इज डिपेंड अपॉन प्लानिंग। इट इंक्लूड्स डिसाइडिंग द थिंग्स टू बी डन इन एडवांस। तो प्लानिंग होता क्या है, आपको करना क्या है वो आप पहले से डिसाइड कर लेते हो। प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ लॉजिकल थिंकिंग, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ लॉजिकल थिंकिंग एंड रैशनल डिसीजन मेकिंग। तो आपका यहाँ पर थिंकिंग लॉजिकल होना चाहिए, रैशनल डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। तो ये एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। इट फोकसेस ऑन ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव, और ये आप किस तरीके से करते हो, तो आपका मेन फोकस किस पे होता है, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव का है। मतलब आपकी हर एक एक्टिविटी वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करनी चाहिए, और उसको ध्यान रखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए आप प्लानिंग करते हो। एंड डेवलप वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आपको पिकनिक प्लान करना है, तो आपके जो फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, उनके साथ बैठ करके पहले आप डिस्कस करोगे कि दिस ईयर वेयर वी शुड गो, वेयर वी शुड विजिट। तो आपका गोल क्या है। कोई हो सकता है स्टूडेंट बोलेगा नेचुरल स्पॉट विजिट करना चाहिए, कोई बोलेगा कि नहीं वी शुड मूव टुवर्ड्स वाटर पार्क,
कोई बोलेगा नहीं अम्यूजमेंट पार्क होना चाहिए, है ना, सबका अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकता है, बट कुछ लोग मिलकर के गोल डिसाइड करेंगे कि एग्जैक्टली हमें क्या चाहिए। वो गोल डिसाइड होने के बाद उस गोल के अकॉर्डिंग फिर प्लानिंग स्टार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल डिसाइड हो गया कि वी शुड विजिट वाटर पार्क। अब वाटर पार्क जाना है ना, तो उसका प्लानिंग, कितने बजे जाना है, कब पहुंचना पड़ेगा, ब्रेकफास्ट साथ में लेकर के जाना है या वहां पर करना है, कॉस्टिंग क्या आएगा, कॉस्ट्यूम क्या होंगे, कौन कैमरा लेकर के जाएगा, क्या क्या अलाउड होगा क्या अलाउड नहीं होगा, रिटर्न जर्नी कितने बजे होगी, घर कब तक पहुंचेंगे, रेस्ट ऑफ द थिंग्स। तो आपका जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो टोटली आपके ऑब्जेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपने जो फर्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट की विच इज नोन एज प्लानिंग, वो फुलफिल करेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को। Designing a proper planning and implementing accordingly is the key of achieving the objectives of an organization। देखो यहां पर दो चीजें लिख दी गई, सिर्फ प्लानिंग करके रुक नहीं गए। क्या बोला? डिजाइनिंग अ प्रॉपर प्लानिंग, डिजाइन तो करना है साइड बाय साइड, एंड इम्प्लीमेंटिंग अकॉर्डिंगली, जैसा प्लान किया है वैसा इंप्लीमेंट करना है। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, सर ने क्लास में कुछ बोला, बहुत मोटिवेट हो गए कि हमको 12 आवर्स पढ़ाई करनी चाहिए, हमको 15 आवर्स स्टडी करना चाहिए, कल से तो मैं प्लान कर लेता हूँ, आई विल गेट अप इन द मॉर्निंग एट 4 o'clock। हाँ, 4 o'clock को मैं उठ जाऊंगा, आई विल स्टार्ट विद बीके, मैं 2 घंटा बीके तक पढ़ूंगा अप टू 6 AM, आई विल टेक अ ब्रेक ऑफ हाफ एन आवर एंड हैव अ कप ऑफ टी, और उसके बाद मैं इकोनॉमिक्स चालू कर दूंगा, और इकोनॉमिक्स में 1 आवर के लिए करूंगा अप टू 7 o'clock, है ना, रेस्ट ऑफ द थिंग, और पूरा 12 घंटे का शेड्यूल बन गया। आज रात को मैं जल्दी सो जाता हूँ, कल सुबह जल्दी उठ जाऊंगा, रात को सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं कितने बजे, 9 बजे डायरेक्टली, फिर सोचते हैं कि अरे आज का तो दिन निकल गया, हम लोग ना कल करते हैं, कल से मैं पक्का प्लानिंग के हिसाब से काम करूंगा। तो क्या लगता है गोल अचीव होगा? नहीं। हमको क्या करना है, प्लानिंग के साथ साथ क्या करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए तो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं होगा जिस तरीके से आपको अचीव करना है। ठीक है, तो प्लानिंग के साथ साथ क्या रिक्वायर्ड है, इम्प्लीमेंटेशन अकॉर्डिंगली, जैसा प्लान किया था उसके हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। इन शॉर्ट, प्लानिंग इज अ डिटेल्ड प्रोग्राम ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। तो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग एक डिटेल्ड प्रोग्राम है कि हम लोग आगे किस तरीके से काम करने वाले हैं। तो यहां पर देखिए, कुंट्स एंड ओडोनेल, इन्होंने एक्सप्लेन किया है, डिफाइन किया है व्हाट इज प्लानिंग। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। क्या क्या डिसाइड करते हैं हम, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट, एंड हु इज टू डू इट, है ना। व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू इट, कैसे करना है, व्हेन टू डू इट, कब करना है, एंड हु इज टू डू इट, कौन करेगा। ये बातें आप पहले से एडवांस में डिसाइड कर लेते हो, इसी को कहते हैं प्लानिंग। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। प्लानिंग एक ब्रिज है जो इस गैप को फुलफिल करता है। कौन सा ब्रिज है ये, कि हम आज कहां पर हैं और हम कहां जाना चाहते हैं, ये दोनों के बीच का ब्रिज है। It makes possible things to occur which would not otherwise occur। तो प्लानिंग के हिसाब से क्या हो जाता है, हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिसकी वजह से वो चीजें हो पाती हैं क्योंकि आपने प्लान किया था। अगर आपने प्लान नहीं किया होता तो वो चीज होती ही नहीं। सपोज आपने प्लान किया कि मैं 10 आवर्स का स्टडी करूंगा या करूंगी, तो आपने प्लान किया तभी होगा, नहीं प्लान किया तो नहीं होने वाला है, ऐसी चीज होगी ही नहीं, राइट। नेक्स्ट थिंकर इज जेम्स स्टोनर। इन्होंने क्या बताया, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग गोल्स। पहला क्या हमको यहाँ पर एस्टेब्लिश करना है, गोल। आपका जो ऑब्जेक्टिव है ना, आपका क्या है ऑब्जेक्टिव, उससे
आप क्या डिसाइड करते हो? गोल डिसाइड करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको पहुंचना है फ्रॉम घाटकोपर टू सीएसटी, ठीक है ना? तो आपका ऑब्जेक्टिव है सीएसटी रीच करना। तो सीएसटी रीच करने के लिए आप डायरेक्टली जंप थोड़ी करने वाले हो, आपको गोल सेट करना पड़ेगा कि पहले आप घाटकोपर से जाएंगे विद्या विहार, कुर्ला, माटुंगा, है ना, दादर, लाइक दिस एंड सो ऑन। तो ऐसे करते करते छोटे छोटे गोल्स को अचीव करते करते आप कहां पहुंचेंगे? सीएसटी पहुंचेंगे। गेटिंग इट? तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को आप पहले किस में कन्वर्ट करते हो? गोल्स में कन्वर्ट करते हो, स्मॉल स्मॉल ऑब्जेक्टिव, राइट? तो यही बात यहां पर की गई है। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग गोल्स एंड अ सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग दीज गोल्स। और सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन मतलब आप कुछ एक्टिविटीज प्लान करोगे कि इस गोल को आप क्या कर सकें? अचीव कर सकें। तो क्या फायदा है प्लानिंग करने का? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ प्लानिंग, तो क्या क्या आंसर्स मिलेगा? इट इज द फंडामेंटल फंक्शन विच गिव्स एन आउटलाइन अबाउट वेयर टू गो, है ना? पहला सबक हमको मालूम पड़ेगा कि जाना कहाँ है, एक आउटलाइन, एक फ्रेमवर्क मिल जाएगा। हाउ टू गो, पहला क्या है? वेयर टू गो, देन हाउ टू गो, जाना कैसे, एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर, क्योंकि आपने प्लानिंग के समय ना फोरकास्टिंग किया। क्या किया? फोरकास्टिंग, कि क्या क्या हो सकता है। और जब आपको पता चल गया कि क्या क्या हो सकता है, उसके लिए कई चीजें आपने पहले से प्लान कर ली। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ट्रिप पर जा रहे हैं, तो अगर पेट्रोल खत्म हो गया तो क्या करेंगे? तो आपने पहले से कुछ उसके लिए प्लान कर लिया। अगर हमारा जो व्हीकल है उसका टायर पंचर हो गया तो क्या करेंगे? उसके लिए भी आप कुछ ना कुछ जुगाड़ बिठा लेंगे, है कि नहीं? तो पहले से पॉसिबिलिटीज को आप जज करके चल रहे हैं। तो फ्यूचर जो अनसर्टन है वो थोड़ा सर्टन हो जाएगा। थोड़ा, पूरा का पूरा तो हम नहीं बोल सकते कि 100% हमारे हिसाब से ही होगा, बट थोड़ा सर्टन हो जाएगा with the help of forecasting. The importance of planning is as follows. तो एक एक करके हम यहां पर देख रहे हैं। So point number 1 helps to set clear objective. सबसे पहले आप एक क्लियर ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, क्योंकि अगर आपको पता हो कि जाना कहाँ है तो हम आगे की बात प्लान कर सकते हैं, राइट? So planning is concerned with setting objectives, targets and formulating plans to achieve them. तो सबसे पहला गोल सेट करना, ऑब्जेक्टिव सेट करना, टारगेट सेट करना और फिर प्लान बनाना कि उसको अचीव कैसे कर सकते हैं। इट हेल्प्स मैनेजर टू एनालाइज द प्रेजेंट कंडीशन। तो प्लानिंग करते समय मैनेजर सिर्फ फ्यूचर की बात नहीं करता, वो देखता है प्रेजेंट कंडीशन कैसी है ऑर्गेनाइजेशन की, उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसके वीकनेसेस क्या है, हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज क्या है, हमारे सामने थ्रेट्स क्या क्या है ना? And on that basis to identify the ways of attaining the desired position in future, और accordingly फ्यूचर में हम उस पर्टिकुलर पोजीशन तक कैसे पहुंच सकते हैं, उसके लिए वेज ढूंढना, मीन्स ढूंढना, है ना, रास्ते तलाशना। तो ये एक बेनिफिट हमको यहां पर मिलता है। तो मैनेजर फ्यूचर कंडीशन या फ्यूचर फोरकास्टिंग के साथ साथ प्रेजेंट कंडीशन को भी अच्छे से जज कर लेता है और रास्ते ढूंढ सकता है। फर्स्ट बेनिफिट। नंबर 2, सेकेंड इंपॉर्टेंट, प्रोवाइड पाथ ऑफ एक्शन, है ना, पथ दर्शक, रास्ता बताता है, एक्टिविटी क्या करनी है वो बताता है, क्या एक्शन लेना है वो बताता है। प्लानिंग एंश्योर्स दैट द गोल और ऑब्जेक्टिव आर क्लियरली स्टेटेड। तो प्लानिंग क्या बता रहा है कि हमारा जो गोल है या ऑब्जेक्टिव है वो परफेक्टली पता होना चाहिए, इट शुड बी क्लियरली स्टेटेड। They act as a guide and they provide direction for doing the right things at the right time. सही समय पर सही काम करने के लिए ये क्या देता है? डायरेक्शन देता है, दिशा निर्देशन देता है। विथ राइट वे, सही तरीके से। देखो 3 चीजें आ गई, डूइंग राइट थिंग एट राइट टाइम विथ राइट वे।
It helps employees to know what organization has to do and what they must do for achieving the goal. तो एम्प्लॉय को भी क्लियर हो जाता है, जितने भी एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं सबको ये प्लानिंग से क्लैरिटी मिलेगी कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है और वो क्या करें उस गोल को अचीव करने के लिए, ये क्लैरिटी मिलती है। इंपॉर्टेंस नंबर 3, प्लानिंग इंप्रूव्स परफॉर्मेंस। ऑलरेडी अगर आपने प्लान करके रखा है तो क्या होगा, आपका वेस्टेज कम होगा, ठीक है ना, आपका टाइम बचेगा, आपका ह्यूमन रिसोर्स बचेगा और साथ ही साथ आपका कॉस्ट बचेगा, है ना, मेहनत बच रही है, समय बच रहा है और पैसा बच रहा है। तो यहां पर आपका परफॉर्मेंस क्या हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है। क्या हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है। It helps manager to improve future performance of employees by establishing objectives and selecting a course of action. ऑब्जेक्टिव को सेट करना और क्या एक्शन लेना है उसको सिलेक्ट करना। It is beneficial for the organization. Planning leads to efficient working of the employee. प्लानिंग की वजह से हमारे जो एम्प्लॉय होते हैं वो एफिशिएंट हो जाते हैं। Due to proper planning, the employee can work according to the timely guidelines. तो हमने प्लान करके रखा है, हमने स्टैंडर्ड सेट करके रखा है, so accordingly टाइम पे सब लोग अपना काम कंप्लीट करते हैं। This improvement is performances result into higher profitability of the organization. इसकी वजह से क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। मिनिमाइजेस द रिस्क। हमने बात की कि हम क्या करते हैं ड्यूरिंग प्लानिंग, हम फोरकास्ट करते हैं और प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हैं, जिसकी वजह से जो अनसर्टेन इवेंट्स हैं उसके लिए भी हम क्या कर लेते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो जिसकी वजह से रिस्क क्या हो जाता है, लो हो जाता है। प्लानिंग इज बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग टेक्निक। इट इज द प्रोसेस ऑफ लुकिंग इनटू द फ्यूचर एंड एंटिसिपेटिंग द फ्यूचर चेंजेस। आप फ्यूचर को देखने की कोशिश करते हो, उसका अनुमान लगाने की कोशिश करते हो और क्या चेंज हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, उसके बारे में भी आप प्लान करते हो। By deciding in advance the task to be performed, planning shows the way to deal with changes and uncertain events. तो यहां पर आपको रास्ता दिखाता है कि क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, कौन कौन से अनसर्टेन इवेंट को हम फेस कर सकते हैं। चेंजेस और रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड टोटली। आप पूरी तरीके से तो 100% श्योर होके नहीं जा सकते हो, बट दे कैन बी एंटिसिपेटेड एंड कैन बी टैकल्ड विथ प्रिवेंटिव मेजर्स। मतलब कुछ ऐसे अनसर्टेनिटीज हैं जिसके बारे में आप गेस कर सकते हो, अनुमान लगा सकते हो और उसके लिए पहले से प्रिपरेशन कर सकते हो। दैट मीन्स यू कैन टेक प्रिवेंटिव मेजर्स। इट मिनिमाइजेस द रिस्क ऑफ फ्यूचर और अनसर्टेनिटीज ऑफ फ्यूचर। तो रिस्क जो हमें फ्यूचर में आने वाला है, जो अनसर्टेनिटी होने वाली है, उससे ये हमें बचाता है अगर आपने पहले से प्लानिंग किया हुआ है। पॉइंट नंबर 5, प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। जो रिसोर्सेस हमारे पास हैं, रिसोर्सेस क्या क्या हो जाते हैं, वेदर इट इज ह्यूमन रिसोर्स और वी हैव मटेरियल, है ना, कोई भी रिसोर्स होने दो। तो प्लानिंग करने की वजह से आप इसका बेटर से बेटर इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव मेनी नंबर ऑफ ब्रांचेस, ठीक है ना, आपका कोई शोरूम है या आपका कोई फूड सेंटर है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कर दूं जंबो वड़ा पाव, ठीक है, ये आपका बिजनेस है, ठीक है, और आपके कितने सेंटर हैं, से फॉर एग्जांपल यू हैव 4 सेंटर्स और 5 सेंटर्स। अभी आपने पहले से प्लान करके रखा है कि
कितने ह्यूमन रिसोर्स कहाँ पर लगेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल 5 एम्प्लॉयज लग रहे हैं, यहाँ पर 3 हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है, सब कुछ परफेक्टली चल रहा है। से फॉर एग्जांपल यहाँ की मशीन में कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया और यहाँ पर जो 9 एम्प्लॉयज हैं, अब इतने एम्प्लॉयज का यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पर 3 एम्प्लॉयज संभाल सकते हैं। तो जो एक्स्ट्रा 6 एम्प्लॉयज हैं, आपने अगर प्लानिंग करके पहले से रखा है तो आप उनको क्या बोल दोगे कि आप लोग डिवाइड हो जाओ और डिफरेंट डिफरेंट सेंटर पे जाकर के काम करो, जिसकी वजह से क्या होगा, इनका आज का टाइम वेस्ट नहीं होगा, है ना, और कहीं ना कहीं वो कुछ प्रोडक्टिव वर्क कर पाएंगे। तो अगर आपने प्लानिंग करके रखा है कि ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना है ना, पावर कट हो गया, कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन हो गया, या आपका मशीन ब्रेकडाउन हो गया, कोई भी सिचुएशन आ सकता है, लेकिन अगर आपने प्लान करके रखा हुआ है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन से कैसे निपटना है, तो आपका जो रिसोर्स है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो या टाइम हो या मटेरियल हो, वो वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। So organizational plans are prepared by taking into consideration the availability of resources and proper allocation of resources for various activity. Proper allocation मतलब proper distribution या बंटवारे की बात कर रहे हैं हम लोग, कहाँ पर कितना देना है। It also facilitates optimum utilization of resources which bring higher efficiency and better results. One can avoid wastage of resources by proper planning. देखिए अभी मैं रिसेंट एग्जांपल लूं तो जो वैक्सीनेशन प्लान चल रहा है गवर्नमेंट का, ठीक है ना, सेंट्रल लेवल से, तो सेंटर ने सारे स्टेट्स को बोला आपको कितनी वैक्सीन की जरूरत है, आप हमें इन्फॉर्म कीजिए, हम यहाँ से आपको सेंड करेंगे। अब सारे जो स्टेट हैं उन्होंने अपने अपने पॉपुलेशन के हिसाब से क्या किया, ऑर्डर प्लेस कर दिया। ऑर्डर प्लेस कर दिया तो अकॉर्डिंगली सारे स्टेट को जितने डिमांडेड वैक्सीन थे उसका कुछ कुछ लॉट उनको जाने लगा। अब होता क्या है कि कहीं पर पॉपुलेशन ज्यादा जागरूक है और कहीं पर पॉपुलेशन कम जागरूक है, तो इसकी वजह से कहीं पर वैक्सीनेशन ज्यादा हुआ और कहीं पर वैक्सीनेशन कम हुआ। तो ऐसा सिचुएशन आ गया कि जहां पर वैक्सीनेशन तेजी से हो रहा है वहां पर वैक्सीन खत्म हो गए, और जहां पर वैक्सीन बहुत स्लो प्रोसेस में चल रहा है वहां पर अगर वैक्सीन लेट भी आए होते तो भी चलता था, बट उन्होंने वैक्सीन का स्टॉक जमा करके रखा हुआ है। तो ऐसे केस में क्या हुआ, इनएफिशिएंसी, वैक्सीन की किल्लत हो गई, शॉर्टेज हो गया, बहुत जगह पे वैक्सीन नहीं मिल पा रही थी। तो ये जो मिसमैनेजमेंट है कैसे हुआ कि जो हमारे पास रिसोर्सेस था उसका प्रॉपर अलोकेशन नहीं हुआ। अलोकेशन का मतलब क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन। अगर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होगा तो कोई रिसोर्स वेस्ट नहीं होगा, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा और हम एफिशिएंटली अपने टारगेट को कंप्लीट कर पाएंगे। गेटिंग इट? It also facilitates optimum utilization of resources which bring higher efficiency and better result. One can avoid wastage of resources by proper planning. तो अगर आपका प्लानिंग प्रॉपर है तो आपका रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होगा, है ना, आपकी जो भी रिसोर्सेस हैं वो वेस्ट नहीं होंगे। पॉइंट नंबर 6, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करते हैं तो डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। देर आर वेरियस अल्टरनेटिव्स इन फ्रंट ऑफ द मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट कभी भी एक ही प्लान के साथ में नहीं चलता, उसके पास प्लान भी हमेशा रेडी रहता है। फॉर अचीविंग गोल्स प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजमेंट टू सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव बाय कंसिडरिंग द ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव आउटकम्स ऑफ ऑल द अल्टरनेटिव्स, ठीक है। तो यहाँ पर वेरियस प्लान्स जो होते हैं उसमें से जो सबसे बेस्ट प्लान होता है उसको सिलेक्ट किया जाता है। इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन के पास और भी प्लान होते हैं। Decisions are taken after selecting alternative courses of action to achieve a predefined goal. It helps the manager to take a rational decision. तो यहाँ पर ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं ताकि हमारा जो गोल है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव, उसको हम अचीव कर पाए, और जिसकी वजह से जो हमारे मैनेजर हैं वो एक रैशनल डिसीजन ले पाते हैं। कैसा डिसीजन ले पाते हैं, रैशनल डिसीजन। सपोज
एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जिसका एक्सपोर्ट का बिजनेस है, कौन सा बिजनेस है? एक्सपोर्ट का बिजनेस है, तो वो वेरियस कंट्री में एक्सपोर्ट करता है। तो ये जो गुड्स एक्सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर यूएई है, उसने पर यूनिट के लिए प्राइस लगाया कि हम आपको 150 रुपीज में पर यूनिट आपसे परचेस करेंगे। और दूसरा ऑस्ट्रेलिया से ऑर्डर आया, ऑस्ट्रेलिया का ऑर्डर था कि वो पर यूनिट 175 रुपीज में परचेस करने के लिए रेडी है, बराबर है। अब हमारा जो कॉस्ट है, हमारा जो कॉस्ट है वही कितने का है? वो 160 रुपीज का है, पर यूनिट 160 रुपीज का। तो ऑब्वियसली हम यूएई के पास जा सकते नहीं है। ऐसे केस में हमने किसको सिलेक्ट किया? हमने ऑस्ट्रेलिया को सिलेक्ट किया कि हम ऑस्ट्रेलिया को अपना गुड सेल करेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने ऑर्डर ले लिया, ऑर्डर का प्रोसेसिंग हो गया, ऑर्डर डिस्पैच होने की तैयारी में था, तभी ऑस्ट्रेलिया के जो डेलीगेट्स थे उन्होंने बोला कि ड्यू टू सम रीजन हम ये ऑर्डर आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, हमने ये ऑर्डर कैंसिल कर दिया। अब देखो हमारे पास माल रेडी है, स्टॉक पूरा का पूरा बना हुआ है, और ऑस्ट्रेलिया वालों ने क्या किया? ऑर्डर कैंसिल कर दिया। तो इसमें एक रैशनल डिसीजन क्या होगा? अगर ये गुड्स हम नहीं बेचे तो हमको कितने का लॉस होगा? 160 रुपीज का, है कि नहीं? तो मैनेजमेंट डिसाइड कर सकता है कि क्यों ना हम यूएई को अप्रोच करें कि ठीक है, आपने जो कॉस्ट बोला है ना, उस पे हम प्रोडक्ट सेल करने को तैयार हैं, भले हमें लॉस होगा, लेकिन पर प्रोडक्ट है ना, हमने 160 का बनाया है, तो हमें इनको, अगर हम यूएई को ये माल बेचे तो हमको पर प्रोडक्ट कितने का लॉस होगा? 10 रुपीज का। लेकिन अगर हम बेचते ही नहीं है, हम उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जाते ही नहीं है, तो हमको पूरा का पूरा 160 रुपीज का लॉस होगा, क्योंकि गुड्स बन चुका है। आया ना? तो अकॉर्डिंगली डिसीजन मेकिंग बिकम्स वेरी सिंपल, अगर आपने पहले से प्लान करके रखा है तो। पॉइंट नंबर 7, यूजफुल इन सेटिंग द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। स्टैंडर्ड सेट करने का मतलब होता है सेटिंग अ बेंचमार्क, सेटिंग अ बेंचमार्क। फॉर एग्जांपल, हम किसी किसी प्रोडक्ट के लिए टाइम सेट करते हैं, है ना, कि ये पर्टिकुलर एक्टिविटी आपकी 4 आवर्स में हो जानी चाहिए। तो ये क्या है? बेंचमार्क है। अगर 4 आवर्स से ज्यादा समय लगा तो इनएफिशिएंसी दिखाई देगी, अगर 4 आवर्स से कम समय लगा तो एफिशिएंसी दिखाई देगी। तो ये क्या दे दिया हमने? एक बेंचमार्क दे दिया। तो ये बेंचमार्क आप कब सेट कर सकते हो? जब आपने प्लानिंग किया हुआ है, जब आप ऑब्जर्व करते हो कि एक यूनिट को बनाने में कितना टाइम लगता है, एंड अकॉर्डिंगली आप क्या करते हो? फिर उसमें बेंचमार्क सेट करते हो, और बेंचमार्क के हिसाब से आपको क्या करना होता है? कंट्रोलिंग करना होता है। फॉर एग्जांपल देखो, मुंबई के अंदर मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहा है ना, मेट्रो लाइंस सब जगह प्रिपेयर की जा रही है, तो उसका कुछ डेडलाइन होगा। अब वो डेडलाइन को अचीव करने के लिए स्मॉल स्मॉल गोल्स में उसको क्या किया गया होगा? कन्वर्ट किया होगा। बट ड्यू टू कोरोना कहीं ना कहीं वर्कर्स के ऊपर एक इम्पैक्ट आया, तो ये जो डेडलाइन है वो थोड़ा इंक्रीज हुआ होगा, ठीक है ना। फिर भी उसको समय पर अगर कंप्लीट करना है तो वो क्या करेंगे? कंट्रोलिंग। भले रात भर काम करना पड़े, एक्स्ट्रा ड्यूटी पे वर्कर को लगाना पड़े, लेकिन हम करेंगे, क्योंकि हमको किसको अचीव करना है? बेंचमार्क को अचीव करना है। जो स्टैंडर्ड दिया गया था, इतने टाइम में काम होना चाहिए, उसको अचीव करना है। तो प्लानिंग के थ्रू ही क्या आता है? कंट्रोलिंग आता है। अगर आपने प्लान किया ही नहीं है तो आप स्टैंडर्ड डिसाइड नहीं कर पाओगे। प्लानिंग set out standard for controlling, so the actual performance can be compared with the standard and managers can find out the deviation. तो यहां पर आपका एक कंपैरिजन होता है, एक स्टैंडर्ड का मतलब कितना होना चाहिए था, और एक एक्चुअल का कितना हुआ है, और कंपेयर करके आप पता कर सकते हो कि हम एफिशिएंट है या नहीं है। अगर कहीं पर ऐसा लगता है कि हमारी एफिशिएंसी कम हो रही है, तो हम वर्क को और फास्ट करने की कोशिश करेंगे। यही होता है कंट्रोलिंग। इफ एनी
between the actual and the standard performance. Such deviation can be bridged the taking controlling step. तो ये जो डेविएशन है, ये जो गैप है स्टैंडर्ड का और एक्चुअल का, इस गैप को कम कैसे कर सकते हैं? कंट्रोलिंग की मदद से, है ना। किसी का हम लोग ने अगर टारगेट लिया हुआ है, वो टारगेट अचीव नहीं हो रहा है, तो हमें ओवर टाइम काम करवाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वर्कर को हायर करना पड़ेगा, ज्यादा पेमेंट देके उनको काम कराना पड़ेगा, ठीक है ना। देयरफॉर प्लानिंग प्रोवाइड्स बेसिस फॉर कंट्रोल। तो प्लानिंग की वजह से ही कंट्रोलिंग होता है, क्योंकि हमको मिल जाता है स्टैंडर्ड। क्या मिल जाता है? स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड है तभी आप कंट्रोल कर पाओगे। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन एट वर्किंग प्लेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टैंडर्ड की वजह से हम एक शिष्टाचार, एक डिसिप्लिन भी मेंटेन कर पाते हैं, ताकि सारे वर्कर्स की, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बनी रहे। पॉइंट नंबर 8, facilitate coordination of all activities. Facilitate coordination of all activities का मतलब क्या बता दिया? अगेन पोस्ट कॉल, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ये जो भी एक्टिविटी है ना, साथ में डायरेक्टिंग भी। तो जो भी एक्टिविटी है, इन सबके बीच में क्या होना चाहिए? तालमेल बैठना चाहिए, कोऑर्डिनेशन बैठना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा? सपोज वी हैव हियर मार्केटिंग डिपार्टमेंट, या मैं कहूं इसे सेल्स डिपार्टमेंट। अभी सेल्स डिपार्टमेंट जो हमारा है, उसने तय किया कि दिस ईयर हमारा जो सेल है वो 20% से इंक्रीज होना चाहिए। अगर हमने 1 करोड़ रुपीस का सेल अचीव किया था लास्ट ईयर, तो इस बार 1.2 करोड़ इसका सेल अचीव करना है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर लेकर के आने हैं, हमारी मार्केटिंग को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। एवरीथिंग वी हैव डन, सब बात किया। लेकिन हमारा जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, हमको उसको भी तो प्लानिंग में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि सेल्स डिपार्टमेंट ऑर्डर तो लेकर के आ जाएगा, लेकिन उतना गुड्स तो होना चाहिए। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ये प्लानिंग के बारे में पता नहीं चला, दोनों के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा? वो हर साल के जैसा 1 करोड़ ही गुड सप्लाई करेगा। तो भले आप 1.2 करोड़ का ऑर्डर लेकर के आ जाए, फिर बहुत सारे ऑर्डर को कैंसिल करना पड़ेगा। क्यों कैंसिल करना पड़ेगा? क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इसके बारे में कोई भनक ही नहीं थी। तो दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, है ना। इसी तरीके से जब आप कोई प्लानिंग करते हो, उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजिंग होता है, स्टाफिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है, तो इन सबके बीच में ऑल दी एक्टिविटीज आर इंटर रिलेटेड। तो सबके बीच में क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तालमेल बैठना चाहिए, ठीक है। प्लानिंग फैसिलिटेट द कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटी। और इस किसकी वजह से होता है? किसकी मदद से होता है? प्लानिंग की मदद से हम सारी एक्टिविटीज के बीच में कोऑर्डिनेशन कर पाते हैं। इट रिड्यूसेस ओवरलैपिंग अमंग एक्टिविटीज। तो कोई दो एक्टिविटी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करती हैं। ऑल एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर क्लोजली लिंक्ड विद ईच अदर, व्हिच इज कंसीडर्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। सारे के सारे जितने भी एक्टिविटी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। साउंड प्लानिंग इंटर रिलेट्स ऑल दी एक्टिविटी। और एक अच्छी प्लानिंग सारी एक्टिविटीज को क्या करती है? इंटर रिलेट करती है, जोड़ती है। एंड रिसोर्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, साथ ही साथ एक्टिविटी के साथ साथ रिसोर्सेस को भी जोड़ती है। 10 वेरियस डिपार्टमेंट वर्क एज पर द ओवरऑल प्लान एंड कोऑर्डिनेशन इज अचीव। तो डिपार्टमेंट का जो वर्क होगा या ओवरऑल प्लान होगा, तो ये कोऑर्डिनेशन की मदद से अचीव हो पाता है। नंबर 9 फैसिलिटेट्स अदर मैनेजमेंट फंक्शन। दूसरे कौन से मैनेजमेंट फंक्शन रह गए? जिसको हम रिपोर्टिंग कहें, बजटिंग कहें, उसकी बात करें। एवरी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस टुवर्ड्स अचीविंग गोल एंड गोल इज सेट एट द प्लानिंग स्टेज। आप गोल कब सेट करते हो? प्लानिंग स्टेज में ही सेट करते हो। अनलेस द प्लान इज रेडी, जब तक प्लान रेडी नहीं होगा, अदर मैनेजमेंट फंक्शन सच एज ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एटसेट्रा कैन नॉट बी अंडरटेकन, है ना। तो पहला स्टेप, पहला नींव प्लानिंग का होता है। विदाउट प्लानिंग आप दूसरे फंक्शन को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे, स्टार्ट नहीं कर पाओगे। 10 प्लानिंग फैसिलिटेट ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो प्लानिंग की वजह से ही
ऑर्गेनाइजिंग हो सकता है, कंट्रोलिंग हो सकता है, स्टाफिंग हो सकता है, डायरेक्टिंग हो सकता है, कंट्रोलिंग हो सकता है। नहीं तो प्लानिंग नहीं है तो ये आप आगे की एक्टिविटी पे परफॉर्म नहीं कर पाओ। नंबर 10, प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। आपने प्लान किया हुआ है तो आपका रिसोर्स बच रहा है, वेस्टेज कम हो रहा है, आपके पास टाइम है, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपना समय रिसर्च में डाल सकते हो। किस में डाल सकते हो? रिसर्च में। और इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट कर सकते हो। प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग विच इन्वॉल्व्स प्रमोशन ऑफ इनोवेटिव आइडियाज आफ्टर क्रिटिकल थिंकिंग, है ना। तो प्लानिंग में क्या होता है, इसमें आप इनोवेटिव थिंकिंग को प्रमोट करते हो कि न्यू आइडियाज लेकर के आओ। कैसे आइडियाज लेकर के आओ? न्यू आइडियाज। अल्टीमेटली दिस इनोवेटिव प्लान रिजल्ट इनटू अटेनमेंट ऑफ द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो न्यू आइडियाज हैं, इसकी वजह से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो पाते हैं। इट इज द मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटी फॉर द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए ये बहुत चैलेंजिंग एक्टिविटी होती है, as it guides all future actions leading to growth and prosperity of the organization। तो यहां पर क्या बताया कि आगे के जितने भी हमारी एक्टिविटीज होंगे उसको ये गाइड करता है। कौन गाइड करता है? प्लानिंग। इन शॉर्ट, प्लानिंग प्लेज वाइटल रोल इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी राह हो, प्लानिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। एज वेल एज ऑफ एन इंडिविजुअल। फ्यूचर इज हाईली अनसर्टन एंड द बिजनेस एनवायरनमेंट इज चेंजिंग। इसको हम बोल सकते हैं डायनामिक इन नेचर, है ना। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो एवर चेंजिंग होता है और फ्यूचर कैसा है? अनसर्टन है। तो ऐसे केस में प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर प्लानिंग द रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज कैन बी मिनिमाइज्ड डेफिनेटली। हेंस planning is the basic requirement of any organization for the survival, growth and success। तो ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करना है, ग्रो करना है और सक्सेस की राह पर चलना है तो प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हियर वी हैव फिनिश्ड विथ इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो डन फॉर द डे। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए शुक्रिया। शबा खैर, सायोनारा, बाय बाय एवरीवन।